बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट से किस तरह जो यूकैरियोट्स हैं ये इवॉल्व हुए। तो इसका पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या है कि हाई टेम्परेचर में जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स थे वो एग्जिस्ट किए और वहाँ पे इवॉल्व हुए। अब दूसरी हम बात करेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये बने और किन से, प्रोकैरियोटिक सेल से। उससे पहले हम कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं पहले वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बने। तो कहते हैं कि अर्ली इन्वायरमेंट, जो पहला इन्वायरमेंट था, हैड ए वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ज़िंदगी के बिल्कुल स्टार्ट में न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी। जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम थी तो फूड की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी। तो फूड की जो डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करना ज़रूरी था। तो जो प्रिमिटिव प्लांट, जो पहले पौधे थे, उनके लिए ज़रूरी था कि प्रिमिटिव प्लांट्स जिन्होंने फूड को प्रोड्यूस करना था उनकी तादाद को बढ़ाना ज़रूरी है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली हैज़ यूज्ड H2S। जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे मोस्टली ये वाले सियानोबैक्टीरिया ही होते हैं। तो ये हाइड्रोजन डाई सल्फाइड को यूज़ करते थे। अब H2S यूज़ करते थे हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती थी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको याद होगी। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, वाटर अपना हाइड्रोजन इसमें ऐड करता है। तो किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन का ऐड होना, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई और ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। जो बाद में एनिमल्स आए और ऑर्गेनिजम्स आए, उन्होंने H2SO की बजाय H2O को यूज़ किया। किस मकसद के लिए? हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, और ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज कर दिया। इसके नतीजे में क्या होगा कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बेटा इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ओजोन लेयर का बनना शुरू हो जाएगा। ओजोन लेयर एनवायरनमेंट में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाती है। ओजोन बिगन टू फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाती है किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैज बिल्ट अप अबाउट 420 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पे लफ्ज आएगा बिलियन ईयर अगो। इतने साल पहले जो ओजोन लेयर है ये प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हुई। द चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग ऑफ टू एन ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर। अब जो एटमोसफेयर है चूँकि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ज़मीन पर जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे। नो डाउट जो ज़मीन पर पहले ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोट्स थे। फर्स्ट सेल वर मोस्टली वेरी सिंपल प्रोकैरियोटिक फॉर्म में थे। The prokaryotic might have arisen from 3.5 बिलियन ईयर अगो। ये बेटा MCQs है कि जो प्रोकैरियोट्स है ये 3.5 बिलियन ईयर अगो ये इवॉल्व हुए। फर्स्ट यूकैरियोट्स अपीयर अबाउट 1.5 बिलियन ईयर अगो। जो प्रोकैरियोट्स है ये 3.5 बिलियन ईयर अगो इवॉल्व हुए, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं वो 1.5 बिलियन ईयर अगो ये पहले ये इवॉल्व हुए। अब जो प्रोकैरियोट्स है इससे यूकैरियोट्स कैसे बने, इसके रिलेटेड हाइपोथेसिस है, मफरूज़े हैं।
अब बेटा इसके रिलेटेड दो मफरूज़े हैं कि एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस और दूसरी आ जाएगी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अगर मैं लफ्ज़ देखूं एंडोसिम्बियोट, सिम्बियोट का लफ्ज़ी मतलब होता है कि एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। सिम्बियोट दो जानदारों के दरमियान एसोसिएशन है। एंडोसिम्बियोट ऐसा ताल्लुक, ऐसा एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो जानदारों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर रहता हो, उसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस को कहते हैं, इस मफरूजे को हम एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। दूसरा आ गया मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसकी बात करें। इन्वेजिनेशन का मतलब है दंसना। इन्वेजिनेट कर रही है किधर, लेट्स मैं कहता हूँ ये एक सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दंसना शुरू हो जाती है, तो इस हाइपोथेसिस हम कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास तीन क्वेश्चंस है कि फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, ये कैसे बने। ये दोनों हाइपोथेसिस इनको एक्सप्लेन करती हैं कि ये वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं सेल के अंदर, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जिनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, सेल के अंदर ये कैसे बन जाते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर ये विप लाइक जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला, ये कैसे बनता है। तो आइए हम इन दोनों हाइपोथेसिस से देखते हैं कि किस तरह इवॉल्व होते हैं। तो बेटा मतलब पहला हमारे पास हाइपोथेसिस एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस को लेन मार्गुलस ने प्रपोज किया। इस हाइपोथेसिस में होता है क्या बताया गया कि एक प्रोकैरियोटिक अमेबॉयड होस्ट है, ये इनगल्फ करता है एरोबिक बैक्टीरिया को। ये एक प्रोकैरियोटिक अमेबॉयड होस्ट है, ये एरोबिक जो जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करते हैं उन बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। जब ये इनकी बॉडी में चले जाते हैं तो ये फॉर्म आ जाती है। अब जब एमेबॉयड होस्ट ने एरोबिक बैक्टीरिया को अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया, अंदर ले गए, तो इसके नतीजे में क्या बना, एमेबॉयड फॉर्म कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये वाले जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये इसकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुए बल्कि इसकी बॉडी का हिस्सा बन गए, और आज हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है वो बेसिकली एमेबॉयड जो होस्ट था, प्रोकैरियोटिक होस्ट, इसने जो एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया था, और ये वाला जो एरोबिक बैक्टीरिया इसकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये इसकी बॉडी का हिस्सा ही बन गया, और इस तरह इसकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या होगा, इसने अब इनगल्फ करना है एक स्पायरोचीट को। जब ये एक स्पायरोचीट को इनगल्फ कर लेती है तो इसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है जिसको हम नाम देते हैं फ्लैजेला। तो इस तरह बेटा ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बना देती है, एंसेस्ट्रल एमेबॉयड फ्लैजिलेट्स बन जाता है। और अगर ये कन्वर्ट हो जाए एक यूकैरियोट में, तो और वो यूकैरियोट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोट, और अगर ये मजीद इनगल्फ करे सियानोबैक्टीरिया को तो इसके नतीजे में ऑटोट्रोफिक यूकैरियोटिक सेल हमारे पास बनता है। अब जो ऑटोट्रोफिक यूकैरियोटिक सेल है ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बनाता है, जबकि ये वाला अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। अब तो बेटा जो सियानोबैक्टीरिया इसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो जो क्लोरोफिल इसकी बॉडी में मौजूद है जब इसको इनगल्फ कर लेगा तो इसमें भी आ जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो ये डिफरेंट स्टेप्स आपने बताने हैं कि एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस में कौन से स्टेप होते हैं। तो इस तरह एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एवोल्यूशन ऑफ फ्लैजेला, तो ये डिफरेंट आप इस हाइपोथेसिस के मुताबिक आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अपने सेकेंड हाइपोथेसिस को है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लेट्स एक प्रोकैरियोटिक सेल है ये वाला, इसके अंदर जो जीनोम है डिस्पर्स्ड होता है। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर इन्वेल्प इसमें मौजूद नहीं है। तो इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये डिस्पर्स्ड होता है इनटू साइटोप्लाज्म।
अब साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होकर ये किनारों वाले रीजन में चला जाता है। अच्छा बेटा, जब ये किनारों वाले जीनोम रीजन में चला जाता है तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ दंसना शुरू हो जाती है, जिस तरह ये शो करवाया गया है। तो जब ये अंदर की तरफ दंसना शुरू हो जाएगी तो इनके अंदर अपना जीनोम मौजूद है। तो कहते हैं कि इनवेजिनेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ दंसी है तो हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की बनना है, इन दोनों का बनना, ये दो हाइपोथेसिस से बताया जा सकता है। या तो इन्वेजिनेशन मेम्ब्रेन है इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस की मदद से, या फिर इसका जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो ये है कि एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। ये दोनों ही मेथड बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।